Hello and welcome once again to my YouTube channel Commerce Made Easier. In today's topic of business studies, we will continue the topic marketing, and in the previous videos of marketing, I've already explained about what is marketing, what is its importance, and what are the various P's or components of marketing mix. So in previous lectures, we have already discussed about the 3 P's of marketing mix, that is product, place and price. Now we will discuss the promotion mix, which is the last P of marketing mix. And promotion mix is the combination of various promotional tools used by the business organization to give information to the customers about their product or service. So promotion mix जो होता है उसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट हम टूल्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं, हम यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इन्फॉर्म कर सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें. तो इसके जो मार्केट प्रमोशन मिक्स है, अगेन इसके जो 4 बेसिक मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इन 4 चीजों को मिला करके प्रमोशन मिक्स बनता है. वन इज एडवर्टीजमेंट, इसको हिंदी में हम विज्ञापन कहते हैं. बड़े कॉमन सी नोन चीजें हैं, आपको आप देखते भी हो विज्ञापन टीवी में, रेडियो में, तो ये विज्ञापन होते हैं. देन सेल्स प्रमोशन, यानी इसको हिंदी में विक्रय संवर्धन कहते हैं. पब्लिसिटी है, इसको हिंदी में प्रचार कहते हैं. और पर्सनल सेलिंग यानी कि व्यक्तिगत विक्रय. तो ये चारों चीजें मिला करके प्रमोशन मिक्स बनता है, यानी कि एक जो मार्केटिंग मैनेजर है या एक बिजनेसमैन है, इन चारों चीजों को मिला करके जो है चारों मेथड्स या इनमें से जो भी उसको सूटेबल लगता है वो मेथड यूज करता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए. तो प्रमोशन मिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग इज वन वे कम्युनिकेशन एंड पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो एडवर्टाइजमेंट एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें जो कंज्यूमर है वो सिर्फ सुन सकता है या देख सकता है, तो उसकी वो क्या फील करता है प्रोडक्ट के बारे में, या उसके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो उसको क्लियर नहीं कर सकता. तो ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसके लिए जो पैसे हैं वो चुकाए जाते हैं. एक प्रॉपर जो है विज्ञापन बनवाया जाता है और उसके लिए जो प्रोड्यूसर है या बिजनेसमैन है वो पेमेंट करता है, पैसे देता है, ताकि एक अच्छा विज्ञापन बना के जो एड एजेंसीज हैं उनको दे, जिससे कि वो उसको दिखा करके लोगों को मोटिवेट कर सके कि वो उसके प्रोडक्ट को खरीदे और एक अच्छा इंप्रेशन उसके प्रोडक्ट का पड़े. तो जो एडवर्टीजमेंट है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर थ्रू ऑडियो और विजुअल एड्स. तो जो टीवी है, रेडियो है, इन डिफरेंट माध्यम होते हैं हमारे, उनके माध्यम से हमें जो है इंफॉर्मेशन हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो है हम डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, CL बॉयलिंग की डेफिनेशन जो है वो है एडवर्टाइजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर आर्टिकल और अ सर्विस. तो ये एक विज्ञापन को जो है वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जा सकता है, यानी कि एक आर्ट है, यानी कि एडवर्टीजमेंट एक आर्ट है. इसमें किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन करनी है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, किस तरह से उसके फीचर्स को हाईलाइट करना है, किस तरह से हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को देख करके उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए. तो ये कला है कि हम दूसरों को या कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी दे करके विज्ञापनों के माध्यम से, कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए. एक और डेफिनेशन है यहाँ पर व्हीलर की. एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय. तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी फॉर्म है, पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, यानी कि यहाँ पर जो आमने सामने जो है कस्टमर नहीं है, फेस टू फेस नहीं है प्रोड्यूसर के, और उसके बावजूद जो है एक नॉन पर्सनल फॉर्म के माध्यम से वो जो है अपने आइडियाज, अपने गुड्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में अपने जो लोगों को बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो उसके प्रोडक्ट को खरीदें. तो ये डेफिनेशंस हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में, और उसकी जो विशेषताएं होती हैं एडवर्टीजमेंट की वो क्या है अब हम डिस्कस करेंगे. तो एडवर्टीजमेंट जो होता है, मेन मीडिया यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग आर रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स
जिस ये मास मीडिया में आते हैं। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर जो होते हैं, इसको मास मीडिया का मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत लोग जो है देखते हैं, सुनते हैं। तो रेडियो है, आपको पता है रेडियो एक बहुत ही सस्ता माध्यम है, आसानी से जो है हम उसको ऑडियो, इसका जो है विज्ञापनों के ऑडियो के माध्यम से हम दूर दूर तक देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इसी तरह से टीवी है, जहां पर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कि क्या प्रिकॉशंस हैं, और उसको देख करके हम जब हम मार्केट में जाते हैं वहां पहचान भी सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमने टीवी पर देखा था। तो टीवी जो है बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला माध्यम है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हैं, अखबारों में भी जो है बहुत लोग अखबारों को पढ़ते हैं सुबह के समय, तो वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का विज्ञापन कर सकते हैं, जिससे कि लोग उसको पढ़ सकें। आप अखबारों में आपने कई तरह के विज्ञापन देखे, इसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के बारे में नहीं है, इसमें आप कई तरह की विज्ञापन दे सकते हैं। अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने विज्ञापन देती हैं, वहां पर मैरिज से रिलेटेड वो होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड विज्ञापन होते हैं, जॉब से रिलेटेड विज्ञापन होते हैं। तो विज्ञापन सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का नहीं है, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का, किसी भी तरह का विज्ञापन जो है आप उसमें दे सकते हैं। तो न्यूज़पेपर्स भी जो है एक बहुत सशक्त माध्यम है विज्ञापन का, जिसके माध्यम से बहुत सारे एक समय में ही बहुत सारे लोगों तक आप सूचना या इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जर्नल्स हैं जो प्रकाशित होते हैं टाइम टू टाइम, मैगजीन्स हैं, अलग अलग प्रकार की मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए मैगजीन्स हैं, उसमें हम महिलाओं से रिलेटेड मटेरियल के बारे में दे सकते हैं। साइंस से रिलेटेड जो वो होती है मैगजीन्स, उसमें हम साइंस से रिलेटेड जो विज्ञापन दे सकते हैं। इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैगजीन्स होती हैं, उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या डिफरेंट कोर्सेज से, डिफरेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड विज्ञापन दे सकते हैं। तो इस तरह से मैगजीन्स भी जो है अलग अलग क्लास के लिए, लोगों के लिए बनाई जाती हैं, तो उसमें हम उसके हिसाब से विज्ञापन दे सकते हैं। उसके अलावा जो होर्डिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं बाहर बिल्डिंग्स के ऊपर, उसके अलावा पोस्टर्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, और रात को चमकने वाले नियॉन लाइट बोर्ड्स जो हैं वो भी विज्ञापन के माध्यम होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके अलावा भी माध्यम हो सकते हैं जो हम इंटरनेट के माध्यम से, या सिनेमा जो मूवी चलती है थिएटर में, उसके बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, तो हम कहीं भी अपने विज्ञापन को दे सकते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है उस माध्यम से जुड़े हुए हैं, वहां पर हम एक सशक्त माध्यम का प्रयोग करके हम अपनी वस्तु या सेवा या आइडिया, जो भी चीज का हमने विज्ञापन करना है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो विज्ञापन की जो विशेषताएं हैं हम उसकी बात कर रहे थे। तो ये पेड फॉर्म का एक कम्युनिकेशन है। इसमें हम जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस का पैसे दे करके विज्ञापन बनवाता है। उसके बाद इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो मोनोलॉग यहाँ पर होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति मतलब एक ही साइड यहाँ बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ सुन सकते हैं, जो श्रोता हैं वो सिर्फ सुन सकते हैं क्या विज्ञापन में दिखाया या बताया जा रहा है। उसके बाद स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बहुत जल्दी से, जैसे टीवी, लाखों लोग टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो एक समय में बहुत सारे लोगों तक हम अपने जो विज्ञापन है वो पहुंचा सकते हैं। और इसके स्पॉन्सर्स भी आइडेंटिफाइड होते हैं, यानी कि इसमें जो होता है ये पता होता है कि किस कंपनी का ये विज्ञापन है, कौन सी ब्रांड का विज्ञापन है, किस चीज के बारे में विज्ञापन हो रहा है, तो किसने ये विज्ञापन बनवाया, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन या ग्राहकों को इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है या रोल है, अगर हम उसकी बात करें, तो विज्ञापनों की जो महत्व है वो होता है कि ग्राहक की संतुष्टि और विश्वास होता है कि जो हमें विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं उसको देख करके ग्राहक उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है और उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि इट गिव्स इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो ग्राहकों को इन्फॉर्मेशन है किसी भी माध्यम से हो, चाहे रेडियो से हो, चाहे टीवी से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट या सर्विस या ये चीज आई है, या ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो जरूरी होती है उसके बारे में उनको विज्ञापन दे सकते हैं। उसके अलावा it helps in increasing the sales or profit of the business and increase the demand of the product। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री को बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान होता है। लोग विज्ञापन देख करके उनके मन में जो है इच्छा जागती है कि हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए या सेवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और उससे उनकी जो बिक्री है उस पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है और बिजनेस के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। उसके बाद है इट इज रैपिड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो सो मेनी पर्सन वॉच टीवी एट द सेम टाइम। तो बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारे
एक ही समय में टीवी देख रहे होते हैं, तो एक ही समय में हम सबको एक साथ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इन एडवर्टाइजिंग इज लेस एज कम्पेयर टू द पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में जो होता है घर घर जाकर के सामान बेचा जाता है, तो उसमें जो है लिमिटेड लोगों को ही मिल पाते हैं, और उसका जो सेल्समैन है उसको दी जाने वाली सैलरी वो बहुत महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू द रेशियो ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो है विज्ञापन को अगर हम देखें तो ये एक सस्ता साधन है जब हम एक ही समय में कुछ पैसे खर्च करके और बहुत सारे लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो पर यूनिट जो उसका कॉस्ट है विज्ञापन का वो बहुत कम हो जाता है। और विज्ञापन जो है किसी भी चीज का किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी एडवर्टाइज्ड। आइडिया हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के विज्ञापन आते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में आती है, कोई सर्विसेज के बारे में आते हैं, कोई सामाजिक मैसेज देना हो उसके बारे में विज्ञापन आ सकता है। तो किसी भी चीज के लिए आप विज्ञापन करा सकते हैं। अपनी कोई भी आपका आइडिया हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई आप किसी चीज को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, आप उस चीज को विज्ञापन करा सकते हैं। तो विज्ञापन बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इंक्रीज द मार्केट एरिया। हम बहुत बड़े मार्केट एरिया को कवर कर सकते हैं, हम कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। तो जो विज्ञापनों के माध्यम से जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें जो जिस कंपनी का अगर एक अच्छा सशक्त हमारा विज्ञापन बना हुआ है, अच्छा कंटेंट हमने बनाया है, तो उससे हमारे कंपटीशन को फेस करने में भी बहुत मदद मिलती है। और इस तरह से और ये जो हमारी ब्रांड प्रेफरेंसेस है, यानी कि एक अच्छी इमेज जो है हमारे बिजनेस की बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो नॉर्मली जो विज्ञापन होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के होते हैं, जिससे कि लोग आसानी से जो कस्टमर है वो मार्केट में उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये वो वाला प्रोडक्ट है जो मैंने टीवी में देखा था या उसके बारे में मैंने सुना था या पढ़ा था। तो इस तरह से जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समाज को इसका क्या फायदा होता है, विज्ञापनों से जो है रोजगार उपलब्ध होते हैं। जो लोग विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एड एजेंसीज हैं जिनकी, जहाँ जो राइटर्स हैं, जो इसके फोटोग्राफर्स हैं या जो एक्टर्स हैं जो विज्ञापनों में काम करते हैं, तो इन सभी को इसमें रोजगार मिलता है। और एक स्पेशलाइजेशन जो होता है उनका अपना इस क्षेत्र में होता है, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है उसको भी एक अच्छा विज्ञापन उसको प्राप्त हो पाता है, जिससे कि उसकी सेल पर इफेक्ट पड़ता है। और इससे लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो बदलता है, चेंज होता है। लोगों को माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से, विज्ञापनों के माध्यम से पता चलता है कि ये चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनके पास वाइड वैरायटी होती है चीजों को चुनने की, और अपने हिसाब से वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं चुन सकते हैं, जिससे कि उनके रहन सहन स्तर में सुधार होता है। उसके अलावा एक हेल्दी कंपटीशन की भावना होती है, यानी कि जो विज्ञापनों के माध्यम से तो हर कंपनी अपने अलग अलग अच्छे से अच्छे विज्ञापन बनाने की कोशिश करती है ग्राहकों को लुभाने के लिए, और इससे जो है एक हेल्दी कंपटीशन का जो है एक ट्रेंड चलता है, बजाय कि हम किसी और गलत तरीकों का प्रयोग करके अपनी बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करें। और साथ ही विज्ञापनों के जो है एक तरह से हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो है अर्थव्यवस्था है उसको भी विकास में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि विज्ञापन जो है हमारे देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं आजकल हम जो है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो हम अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना सामान बेचते हैं या उनसे खरीदते हैं। तो देश में ही नहीं विदेशों में भी जो है हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज की ख्याति होती है, पॉपुलैरिटी होती है, और उससे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कस्टमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कस्टमर्स को क्या फायदा होता है, कस्टमर्स को जो है घर बैठे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिलती है। प्राइसेस जो है उनके बारे में उनको पता चलता है कि अगर हम पर कॉस्ट पर यूनिट देखें एडवर्टीजमेंट का तो बहुत ही मामूली सा होता है, तो जिससे कि उसकी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, वो चीजें ज्यादा महंगी नहीं होती हैं जो विज्ञापनों में दिखाई जाती हैं। साथ ही ग्राहक जो है सभी प्रकार के विज्ञापनों को देख करके ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे कौन सी चीज लेनी चाहिए। उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है, जैसे जो उसने टीवी में देखा था किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या उसके प्राइस हैं, क्या उसकी फैसिलिटीज हैं, क्या उसको यूज करना है, तो हर चीज के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। और इस तरह से जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिससे वो सामान खरीदेगा, वो उसके साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले से उसके बारे में सुना और देखा है। और इसके अलावा जो विज्ञापन है वो सिर्फ ज्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के किए जाते हैं, जिससे कि जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं तो अपनी ब्रांड की जो है अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि मार्केट में उनकी जो पब्लिसिटी है वो बढ़े, उनके प्रोडक्ट की जो है पॉपुलैरिटी हो और आसानी से लोग खरीद सकें।
तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो इसके विज्ञापन है, इसके बहुत सारे फायदे हम कह सकते हैं कि कंपनी को भी होते हैं, कस्टमर को भी होते हैं और सोसाइटी को भी होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जिस चीज के फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के भी कुछ ना कुछ नुकसान हम कह सकते हैं कि जो देखने में आते हैं, जैसे कि हाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं जब हम बड़ी कंपनियां जब बड़े बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को बुला करके विज्ञापन कराते हैं अपने प्रोडक्ट का, और वो बहुत ज्यादा हाई रेट जो है चार्ज करते हैं, और विज्ञापन को बनाने में भी बहुत खर्चा आता है, क्योंकि बहुत सारा एक प्रोसीजर होता है इसका। तो उसका जो कॉस्ट है वो उसके प्राइस में ही तय हो जाता, शामिल किया जाता है। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो हम ग्राहक से ही चार्ज करते हैं। तो अगर जो अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है, महंगी एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है, वो पैसा भी कस्टमर की जेब से ही जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। देन ए बैड एडवर्टीजमेंट नेगेटिवली इफेक्ट्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो बैड एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि जो अच्छी तरह से नहीं बनाई गई होती हैं, जो विज्ञापन ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो उस पर किया गया खर्च है वो वेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ कस्टमर का जो है वो जो अट्रैक्शन है वो करने में भी जो है वो अपनी ओर खींचने में भी जो है ध्यान आकर्षित करने में ये विज्ञापन असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर के मन में शायद ऐसी फीलिंग आती है कि जब ये विज्ञापन में इतना बेकार लग रहा है प्रोडक्ट या सर्विस है, तो इसके अंदर कोई अच्छा क्या हो सकता है, तो वो उसको खरीदना नहीं चाहेंगे या उसको यूज करना नहीं चाहेंगे सेवा को। तो इसलिए विज्ञापनों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर अच्छा विज्ञापन होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, प्रोडक्ट की तरफ। और अगर वो अच्छा विज्ञापन नहीं होगा तो लोग उससे दूर भागते हैं या उससे अवॉइड करते हैं। तो इससे कई बार अगर विज्ञापन सही तरीके से ना बनाया जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस पे पड़ सकता है। उसके अलावा समटाइम ए फॉल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द एडवर्टीजमेंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू बाय इंफीरियर क्वालिटी गुड्स एंड दे फील चीटेड। तो कई बार क्या होता है, विज्ञापनों में आप देखते हैं बहुत सारी तरह के विज्ञापन कई तरह के आते हैं टीवी में, जैसे कि मान लीजिए गोरे होने की क्रीम है, या हाइट बढ़ाने के ड्रिंक्स हैं, या किसी और तरह के ऐसे विज्ञापन जो होते हैं जो कि देख करके लोग उसको लेना चाहते हैं। और कई बार जब वो यूज करते हैं तो उनको उस तरह का जो रिजल्ट है वो उसमें नहीं मिल पाता जैसा कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में देखा था, जिससे वो निराश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई है, और वो दोबारा उस कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए विज्ञापन जो है उसमें बढ़ा चढ़ा करके घटिया क्वालिटी की चीजों को या कई बार गलत चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जिससे कि ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार वो गलत परचेजिंग भी कर लेते हैं विज्ञापनों के प्रभाव में आकर के। तो उसके बाद एक नुकसान और है कि समटाइम्स सीइंग सो मेनी एडवर्टीजमेंट मेक्स ए कस्टमर कंफ्यूज दैट विच प्रोडक्ट ही शुड बाय। तो कई बार बहुत सारे विज्ञापन हम जब टीवी में देख रहे होते हैं तो एक के बाद एक विज्ञापन आते रहते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि हर एक की अच्छी और बुरी बातें देखते हुए कि हमें क्या लेना चाहिए। इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है, तो इतने सारे विज्ञापन हैं, हमें सभी अच्छे लग रहे हैं, तो हमें क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। तो कई बार उसको चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे विज्ञापनों को देख करके। तो इस तरह से वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। Then sometime getting impressed by the advertisement people buy the product that they actually don't need। यानी कि कई बार हम टीवी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा ऑफर आया है, बहुत अच्छा, या कोई अट्रैक्टिव विज्ञापन हमने देखा और हमें लगा कि अरे नहीं, ये चीज तो हमें लेनी ही चाहिए, जबकि हमें उसकी एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन जब हम कई बार विज्ञापन देखते हैं तो हम फिजूल खर्ची कई बार करने लगते हैं, जो चीज हमें नहीं भी चाहिए होती है हम वो भी विज्ञापन से इंप्रेस होकर के घर में खरीद लाते हैं। तो ये कई बार हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है विज्ञापन से कि जो है हम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो विज्ञापन होते हैं कई बार ये सामाजिक मूल्यों की अवहेलना भी करते हैं। यानी कि इसमें जो भी चीजें कई बार दिखाई जाती हैं, कई बार इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हम देख सकते हैं उसमें, जैसे कि शराब है, या उसमें सिगरेट है, या उसमें पान मसाला है, या गुटखा है, इस तरह की जो सामाजिक बुराइयों वाली चीजें हम मानते हैं जिनको, उनका विज्ञापन भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, जिससे कि कई बार लोग इस तरह की गलत आदतों का भी शिकार हो जाते हैं विज्ञापनों के प्रभाव में आकर के। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये विज्ञापन की कमियां हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच समझ के कस्टमर अपने विवेक से चीजों को खरीदे या इस्तेमाल करे, विज्ञापनों के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहे, तो इसका जो पॉजिटिव साइड है वो अच्छा काम कर सकता है। तो ये था एडवर्टीजमेंट के बारे में।
तो ये जो एक कंपोनेंट है हमने मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स का, वो हमने डिस्कस किया, एडवर्टीजमेंट, उसके लाभ हानियां और उसकी विशेषताएं वो सब डिस्कस कर ली हमने। अब हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं प्रमोशन मिक्स के, दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विक्रय। और अनलाइक एडवर्टाइजिंग, personal selling is a two-way communication in which buyer and seller have face-to-face contact with each other, and seller can know the reaction of customer about the product or service. It is very flexible method as compared to the advertisement. Salesman establish friendly rapport with customers and tries to convince the customer in every possible way. तो यहाँ पर जो विज्ञापन होता है उसमें तो वन वे कम्युनिकेशन है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी कि बायर और सेलर आमने सामने नहीं होते हैं, तो वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि सिर्फ हम टीवी पर या रेडियो पर सिर्फ सुन सकते हैं या देख सकते हैं, हम अपनी बात, अपना रिएक्शन नहीं दे सकते उनको। लेकिन पर्सनल सेलिंग में ऐसा नहीं है। पर्सनल सेलिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें बायर और सेलर आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, और सेलर जो है वो अपने कस्टमर का रिएक्शन देख सकता है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसे वो चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई महंगी लग रही है या सस्ती ले रही है, या उसका कलर अच्छा नहीं है या साइज सही नहीं है, या जो भी उसका रिएक्शन है वो उसके बारे में जान सकता है। ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल मेथड है। सामने ग्राहक के मूड के ऊपर देखते हुए जो सेल्समैन है वो अपनी सेलिंग टेक्निक में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि हर हालत में अपने जो कस्टमर है उसको हम संतुष्ट कर सकें, उसको हम तैयार कर सकें, प्रेरित कर सकें कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो इसमें एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है। विज्ञापन में जो नहीं है, हम विज्ञापन कई बार नहीं भी देख रहे होते, कई बार हमारा टीवी ऑफ है, कई बार विज्ञापन चल रहा है टीवी में और हमारा ध्यान कहीं और है, हम बातें कर रहे हैं या हम किसी और काम में बिजी हो गए या लाइट चली गई, तो वो विज्ञापन जो है वो बेकार हो जाता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में हम कस्टमर का मूड चेक करते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं, उसकी पॉकेट देखते हैं, किस तरह से ये कोई कस्टमर जो होता है क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देता है, कोई प्राइस को इम्पोर्टेंस देता है, तो जो व्यक्ति के हिसाब से हम जो है अपने बातचीत में या अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं और उसको प्रेरित कर सकते हैं किसी भी तरह से कि वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदे। तो फ्लेक्सिबल मेथड है। और उसके अलावा जो बिक्री से पहले बहुत जरूरी होता है सेल्समैन का कि वो एक फ्रेंडली माहौल बनाए, वहां पर एक अच्छा व्यवहार बनाए उनके साथ, अपने कस्टमर्स के साथ जिनको वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है। तो उसको एक कॉन्फिडेंस में जो है कस्टमर को वो ले, ताकि कस्टमर जो है उसकी बात को समझे और उसको सुने और चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। एंड ही क्लियर्स ऑल द डाउट्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड मोटिवेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। तो वो हम बात कर ही चुके हैं कि वो अपने ग्राहकों को सारी तरह की जो भी शंकाएं हैं उसके प्रोडक्ट को लेकर के या प्राइस को लेकर के या यूज करने के तरीके को लेकर के, तो जो भी समस्याएं, जो भी डाउट्स उसके मन में सवाल हैं ग्राहकों के, उनके हर प्रकार से उनको जो है उनका जवाब जो है सेल्समैन देता है, जिस और प्रयास करता है कि वो अब सेटिस्फाई कर सके अपने कस्टमर को और उसको एक्चुअल में एक सेल में कन्वर्ट कर सके इस जो बातचीत को। तो पर्सनल सेलिंग जो है, अगर यहाँ पर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो ये पर्सनल फॉर्म की है एक, जिसमें कि आमने सामने कस्टमर, बायर और सेलर होते हैं और एक इसमें संबंध स्थापित किया जाता है, एक रिलेशनशिप। एक जो पर्सनल सेलिंग है उसमें रिलेशनशिप का बहुत ही महत्व है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी से कोई व्यक्ति चीज खरीदने से कतराता है, डरता है कि पता नहीं कौन है, क्या बेच जाएगा मुझे या मुझे लूट ना ले, मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए। तो इसलिए उनके साथ एक अच्छी गुड रैपोर्ट जो है स्थापित करना, एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मोस्टली ओरल कन्वर्सेशन होती है, जिसमें कि प्राइस को लेकर के, साइज को या डिजाइन को या किस तरह से उसको यूज करना है, वो सब चीजों के बारे में बातचीत होती है अक्सर। और जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स अगर कस्टमर के होते हैं, साथ साथ ही वो वहां पर सॉल्व कर देता है। कई बार डेमो करके दे करके भी वो उनको समझाता है कि किस तरह से ये आपके लिए प्रोडक्ट जरूरी है, क्यों आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्या आपको इससे फायदा होगा। तो इस तरह से वो उसको जो है कस्टमर को कन्विंस करता है किसी भी तरीके से कि क्यों आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें कि हमें पर्सनल सेलिंग के क्या फायदे होते हैं, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन इन विच रिएक्शन ऑफ कस्टमर कैन ऑल्सो बी नोन। तो जैसे एडवर्टीजमेंट में सिर्फ हम अपनी बात कह रहे होते हैं, विज्ञापन करता जो है अपनी बात कहता है, लेकिन कस्टमर क्या सोच रहा है उसके एड को देख करके कई बार हमें एड समझ में भी नहीं आती कि क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं जो है कस्टमर के या डाउट्स हैं कस्टमर के, वो हम तुरंत देख सकते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन का बहुत फायदा होता है कस्टमर के बारे, उसकी जो
इच्छाएं हैं या वो कस्टमर प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना चाहता है या क्यों लेना चाहता है, उसके दोनों रिएक्शंस हमें पता चलते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। देन इट इज फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स। फ्लेक्सिबल मेथड जैसा मैंने आपको बात किया, जो कस्टमर है उसके मूड के हिसाब से हम जो है सेल्समैन अपने जो सेलिंग स्टाइल है उसमें बदलाव कर सकता है। वो देख सकता है कि कस्टमर किस प्रकार का है और ये किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, प्राइस को दे रहा है या क्वालिटी को दे रहा है या और किसी चीज को दे रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने बातचीत के तरीके में परिवर्तन कर सकता है। देन दिस मेथड इज यूजफुल वेयर नंबर ऑफ कस्टमर्स आर लेस। जहां पर ये मेथड जो है ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए यूजफुल रहता है या सर्विसेज के लिए यूजफुल रहता है जहां पर जो बायर्स हैं वो कम होते हैं संख्या में और सबको पर्सनली हम रीच करने में कन्वीनियंट होते हैं, यानी कि हम आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि कैपिटल गुड्स की हम बात करें तो कस्टमर ऑफ कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका बनाते हैं जो आप इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, तो फैक्ट्री के लिए बनाते हैं, तो फैक्ट्रीज तो लिमिटेड होती हैं, तो हम वहां जाकर के डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया और इसको वो यूज करके देखें या इस्तेमाल करके देखें। जैसे हम मेडिसिन बनाते हैं, मान लीजिए दवाइयां बनाने की कंपनी है, तो वो जो दवाइयां बनाती है तो वो डायरेक्ट उसके जो सेल्समैन है वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं, वो वहां जाकर के डॉक्टर्स को कन्विंस करते हैं कि ये नई दवाई जो हमने बनाई है बहुत इफेक्टिव, आप अपने पेशेंट्स को भी जो है रिकमेंड करें और हमारी सेल्स उससे बढ़ेंगी। तो इस तरह से वो जो डॉक्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं, क्लिनिक्स जो है एक एरिया में लिमिटेड होते हैं, हॉस्पिटल लिमिटेड होते हैं, तो इस तरह से उनको टारगेट करना कस्टमर्स को आसान होता है क्योंकि नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो कम है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कस्टमर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट है, साबुन है या कोई ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति यूज करता ही है, तो सबको पर्सनली जा जाके हमें बेचना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है और कॉस्ट भी इससे बढ़ता है क्योंकि सेल्समैन को सैलरी भी देनी है और जगह आने जाने का खर्च भी है। तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या है और उसका प्राइस बहुत कम है, जो प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेच रहे हैं वो बहुत सस्ता है, तो उसकी कीमत लागत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेलिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड गुड्स वेयर कस्टमर्स नीड्स हेल्प, गाइडेंस और ट्रेनिंग टू यूज द प्रोडक्ट। तो जो जैसे हम कैपिटल गुड्स की बात करें या इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, कोई भारी मशीनें हैं, कोई उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो ज्यादा महंगी चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा नाजुक चीजें हैं जो हमें वहां पर जाके इंस्टॉल करनी है, उसको कस्टमर को कई बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि भाई आपने इसको ऐसे चलाना है, ऐसे यूज करना है, तो उसके लिए हमें पर्सनली जाना पड़ता है। कंपनी अपने सेल्समैन को पर्सनली वहां भेजती है कि आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल करिए या आप इनको यहाँ पर ऐसे गाइडेंस उनको दीजिए। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, उसमें पर्सनल सेलिंग सूटेबल है या नहीं है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पर्सनल सेलिंग जो है वो करते हैं। तो पर्सनल सेलिंग जो है करने के लिए ये सब इसके फायदे मिलते हैं हमें और साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे हमने बताया कि हर चीज के फायदे होते हैं तो वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पर्सनल सेलिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सेलिंग कस्टमर्स कंज्यूमर गुड्स वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो बायर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो ये संभव नहीं है कि हर एक को घर घर जाकर के हम सामान बेच सकें। तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट चैनल्स का यूज करते हैं, डायरेक्ट चैनल्स का नहीं करते हैं, पर्सनल सेलिंग का यूज नहीं करते हैं। देन इट कवर्स ओनली लिमिटेड एरिया और एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि हम एक बार जब हमने विज्ञापन बना दिया, एक बार उसमें बहुत सारा खर्च हो गया, तो जब भी हम उसे टीवी में, रेडियो में, अखबारों में या किसी भी मीडिया के थ्रू हम जो है कस्टमर्स तक वो बात पहुंचाते हैं, तो एक समय में बहुत सारे लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। देश में नहीं विदेश में भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम इंटरनेट में बहुत सारे एड्स देखते हैं वेबसाइट्स पर, तो वहां से आप दुनिया के कोने कोने तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में हमने कस्टमर को दिया, सेल्समैन को दिया है, वही उस पर्टिकुलर एरिया, लिमिटेड एरिया के अंदर ही वो अपने कस्टमर्स को अटेंड कर पाएगा और उसमें से भी कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं भी खरीदेंगे, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है और एरिया जो है, हमारी मार्केट जो है ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट इज कॉस्टली मेथड ऑफ प्रमोशन, यानी कि ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। अगर हम सैलरी ऑफ सेल्समैन देखें तो ये एक प्रमोशन का महंगा साधन है। अगर हमारी बिक्री उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से सेल्समैन पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। देन सेल्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द सेल्समैन। देखिए सेल्समैन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स को बढ़ाने के लिए, खासकर अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें तो उसका व्यवहार कैसा है, उसका बातचीत का तरीका कैसे है, उसकी नॉलेज कैसी है अपने प्रोडक्ट को लेकर या सर्विस को लेकर के, तो ये चीजें जो हैं बहुत हद तक प्रभावित करती हैं सेल्स को, कंपनी की सेल्स इस पे इफेक्टेड होती है। तो
यहाँ पर अगर अच्छा सेल्समैन नहीं है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है, या वो इतना एनर्जेटिक नहीं है, या लोगों उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो फिर वो सेल्स नहीं हो पाएंगी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारे प्रोडक्ट को या बिजनेस को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये सब तमाम बातें हैं पर्सनल सेलिंग को लेकर के। नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज सेल्स प्रमोशन। तो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। तो अब थर्ड एलिमेंट जो है, इसका थर्ड कंपोनेंट जो है प्रमोशन मिक्स का, वो है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। एंड देयर आर सम सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर टू रैपिडली इंक्रीज द सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस। These are used for a short period and some of the sales promotion techniques are mentioned below. तो अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की, जिनको यूज करके जो बिजनेसमैन है वो एकदम से अपनी सेल्स को इमीडिएटली बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं, या सेल्स प्रमोशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स विच आर डिजाइन टू इंकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये ऐसे इंसेंटिव्स है, प्रोत्साहन है जो ग्राहकों को देते हैं, जिससे कि वो तुरंत तैयार हो जाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या सेवा लेने के लिए। तो सेल्स प्रमोशन जो है, इसके डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा यूज किए जाते हैं। दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, उत्पाद संयोग इसको हिंदी में कहते हैं। इन दिस टेक्निक 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड एज एन ऑफर दैट सीम्स वर्थ टू द कस्टमर्स। तो 2 प्रोडक्ट्स या उससे ज्यादा प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं और उसको हम ग्राहक को ऑफर करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो उससे कई बार एक के साथ एक प्रोडक्ट देख करके वो अट्रैक्ट होता है कि इसको खरीदा जाए। तो जैसे कि पैक ऑफ शैम्पू के साथ एक कंडीशनर, शैम्पू और कंडीशनर का एक कॉमन पैक हम बना देते हैं कि शैम्पू के साथ आपको कंडीशनर मिल रहा है। ऐसे ही कॉफी मग जो है, कॉफी की बोतल के साथ जो है एक कॉफी के मग दिया जाएगा, या कॉफी मेकर या शेकर जो होता है, कॉफी शेकर, वो बोतल दी जाती है जिससे कि वो कॉफी बना सकें। तो इस तरह से कुछ भी हम प्रोडक्ट को कंबाइन कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर्स को एक ऐसा लगे कि हाँ ये एक अच्छा ऑफर है और वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह से एक और जो टेक्निक होती है दैट इज रीबेट, इसको हिंदी में कहते हैं छूट। एंड सम टाइम ए कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स एट रिड्यूस्ड प्राइस टू क्लियर इट्स ओल्ड स्टॉक फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड एंड द रिड्यूस्ड डिफरेंस इज कॉल्ड रिबेट। तो रिबेट क्या होता है कि कई बार जो पुराना स्टॉक होता है कंपनी के पास, पुराना माल, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं दिवाली पे होता है या कोई न्यू ईयर पे होता है, कोई भी ओकेजन होता है, तो कंपनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 1 महीना 2 महीना उसके बीच में जो है टाइम करके, और जो उसके पास पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए जो है कम प्राइस में जो है वो कस्टमर को ऑफर करती है सेल के लिए, तो परचेज के लिए। तो वो होता है रीबेट। तो सेल ऑफ बाइक्स एट रिड्यूस्ड प्राइस फॉर सम फिक्स टाइम, कई बार जैसे हम देखते हैं त्योहारों पे कोई ऑफर्स आते हैं कंपनियों के माध्यम से, तो सस्ते में जो है उसके जो नॉर्मल प्राइस है उससे कम रेट में हमें वो चीज उपलब्ध हो रही होती है। तो उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है ये की जाती है, कुछ समय के लिए होता है ये ऑफर, उसके बाद फिर से नॉर्मल प्राइसेस आ जाते हैं। इसी तरह से होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं कटौती। तो अंडर दिस टेक्निक कंपनी ऑफर्स सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विच इज लेस देन द लिस्ट प्राइस और प्रिंट रेट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो कई बार कंपनियां जो होती हैं, जो प्रिंट रेट होता है या लिस्ट प्राइस होता है उसका, उससे कम रेट में जो है, कम प्राइस में हमें ऑफर करती हैं प्रोडक्ट कंपनीज। और ये जो कम प्राइस होता है, जो डिफरेंस होता है, ये आपका डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कि कोई शू कंपनी मान लीजिए डिस्काउंट 40% डिस्काउंट पर अपने शूज बेच रही है, तो 40% यानी कि जो भी मान लीजिए 100 रुपए का एक शूज है तो 40% उन्होंने छोड़ दिया, उसको कटौती कर दी प्राइस में, यानी कि 60 रुपए में आपको कोई शूज मिल जाएगा। तो इस तरह से अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए लोग जो है कम प्राइस को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पर हमारे 40 रुपए बच रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है, फोर्थ टेक्निक, दैट इज रिफंड। रिफंड को कहते हैं हिंदी में वापसी। तो कई बार क्या होता है कि अंडर दिस टेक्निक सम पार्ट ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज रिफंडेड टू द कस्टमर ऑन शोइंग द प्रूफ ऑफ परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। तो कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है कंपनी ने जो बेचती है, तो उसके खाली रैपर्स दिखाने पर या कई बार खाली बॉटल्स दिखाने पर कंपनी जो है कुछ पैसे जब आप दोबारा वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको देती है, या कई बार आपको खाली रैपर जमा करने पर वो आपको उतने रुपए की छूट देती है जितना उसने कहा है आपको। तो जैसे कि रिफंड ऑफ 10% प्राइस ऑन शोइंग द एम्प्टी पैकेट या बॉटल ऑफ ए प्रोडक्ट। तो कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए
कई बार आपने देखा होगा स्कीम्स या सुना भी होगा, जैसे कि कई बार जो है खाली बॉटल्स कोका कोला की जमा कराएंगे आप इतनी, तो उसके बदले में, या एक कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है खाली कांच की बोतल, उसके बदले में आपको ये पैसा वापस मिलेगा। तो आप तभी वापस करेंगे जब आपने कभी खरीदी होगी, उसको पिया होगा, तब यूज किया होगा, तभी आप उसका खाली बोतल आप वापस करेंगे। इसी तरह से कई बार के इतने पैकेट्स आप जमा करेंगे तो उसके बाद आपको 5 पैकेट जमा करने पर आपको जो है 5 रुपए की छूट मिलेगी या 10 रुपए की छूट मिलेगी आप जब नया पैकेट खरीदने जाएंगे। तो इस तरह से, या पैसे आपको कैश भी दिया जाता है। तो इस तरह से रिफंड्स जो है वो एक स्कीम चलाई जाती है ग्राहकों को लुभाने के लिए। इसके अलावा एक और टेक्निक है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है? अंडर दिस स्कीम कस्टमर्स आर ऑफर्ड एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर द सेम प्राइस। हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी प्राइस में हम ज्यादा मात्रा जो है ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि ऑफरिंग 20% एक्स्ट्रा टूथपेस्ट इन 200 ग्राम ट्यूब ऑफ सेम प्राइस फॉर द सेम प्राइस। तो जैसे मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, तो कई बार होता है इतने उसी कीमत में आपको एक्स्ट्रा टूथपेस्ट दिया जा रहा है, 20% एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ग्राहकों को लगता है कि हम कम उसी पैसे में हम ज्यादा चीज खरीद पा रहे हैं, तो उनको एक अट्रैक्ट हम उनको कर सकते हैं कि वो हमारी इस चीज को खरीदे। उसके अलावा एक टेक्निक है फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%। तो 0% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई हम ब्याज नहीं ले रहे हैं, और फुल फाइनेंस है आपको। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है प्रोडक्ट खरीदने के पूरे, तो आप ये किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। तो इन दिस स्कीम अ कस्टमर इज ऑफर्ड गुड्स इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, EMIs में हम उनको चीज ऑफर करते हैं, एंड नो इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम। जो लेट डिले होगा पेमेंट में, उस पर हम कोई ब्याज नहीं लेंगे। जो भी किश्तें दी जा रही हैं, हम उसको फुल जो नॉर्मल प्राइस है उसी में हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, किश्तों में उनको सुविधा दी जा रही है। तो परचेज ऑफ कार एट द रेट ऑफ 0% इंटरेस्ट इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। तो ये 0% फाइनेंस का एक तरीका है अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो कई बार बड़ी चीजें होती हैं, महंगी चीजें होती हैं, तो उनको एक साथ इतने पैसे पे कर पाना संभव नहीं होता है कस्टमर के लिए, तो हम उनको इंस्टॉलमेंट मेथड की सुविधा देते हैं और उनसे कोई ब्याज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। देन इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट्स। तो कई बार क्या होता है इस स्कीम के अंदर, इन दिस स्कीम व्हेन अ कस्टमर बाय ए प्रोडक्ट ही इज आस्क्ड टू स्क्रैच ए कार्ड एंड गेट द असाइंड गिफ्ट्स। तो कई बार वो जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो कार्ड्स जो है उनको दिए जाते हैं, और उनको स्क्रैच करके जो भी उसमें कि कस्टमर जो है वो वहां पर कार्ड को स्क्रैच कर रहा है, और उसमें कोई अगर नंबर लिया हुआ है तो उस नंबर में के हिसाब से क्या प्रोडक्ट है, या उसमें कई बार नाम लिखा हुआ आता है प्रोडक्ट का कि ये इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह की स्कीम्स जो है इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट में होती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो है यूजेबल बेनिफिट्स, प्रयोग करने के लाभ। तो इसमें अंडर दिस स्कीम कस्टमर्स आर गिवन कूपन्स ऑन परचेजिंग सर्टेन quantity, and when next time they purchase the product for the same place from the same place within particular time they are given discount for the amount mentioned in the coupons। तो कई बार उनको कूपन्स दिए जाते हैं, और उन कूपन्स भी इतने तक का आप सामान लेंगे तो आपको इतने रुपए तक का कूपन दिया जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो आपको इतने की छूट मिलेगी, जो भी जितने भी वैल्यू के वो कूपन्स होंगे। तो इस तरह की चीजें जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग करेंगे, और इस टाइम पीरियड के अंदर ही, जैसे विद इन 2 मंथ्स है, विद इन 3 मंथ्स है, उस पर डेट भी मेंशन होती है, टाइम मेंशन होता है कूपन्स पे। आप इतने समय तक के लिए, अगर आप इतने समय के अंदर अंदर शॉपिंग दोबारा करते हैं तो आपको इतना जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तो यूजेबल बेनिफिट्स कूपन्स के रूप में हो सकते हैं। कई बार उस प्रोडक्ट के और डिफरेंट मल्टीपल यूजेस भी होते हैं जिसको हम अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक अट्रैक्शन हो सकती है कस्टमर को कि हम इस चीज को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं जल्दी ही कस्टमर्स के बीच में, क्योंकि उसके उन्हें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो और स्कीम है दैट इज फ्री सैंपल्स, नमूने बांटना, यानी कि सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कई बार कंपनीज अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सेल्स, समटाइम कंपनी डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स टू द कस्टमर सो दैट दे कैन यूज इट, एंड इफ फाउंड वर्थ दे विल बाय द प्रोडक्ट इन मोर क्वांटिटी। तो जब हम उस चीज को थोड़े सैंपल्स, कंपनी छोटे छोटे सैंपल्स, आपने अक्सर देखा होगा कई बार कंपनीज जो है मैगजीन्स के साथ या किसी शैम्पू के साथ कोई छोटा पाउच कंडीशनर का दे रहे हैं, या कई बार आपको मैगी के साथ सॉसेस के जो है थोड़े छोटे छोटे पाउचेस मिलते हैं। तो उनको यूज करते हैं, अगर हमें वो अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट अच्छा लगता है या उनका यूज अच्छा लगता है, तो हम उसे बड़ी क्वांटिटी में खरीदने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से जो फ्री सैंपल्स हैं वो भी एक अच्छा काम करते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो फ्री सैंपल्स का एक तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से
कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिताएं कराना भी एक तरीका है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। अंडर दिस टेक्निक कंपनी ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट टू मेक देयर प्रोडक्ट पॉपुलर अमंग द कस्टमर्स, लाइक लैक्मे ऑर्गेनाइजेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट टू मेक देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पॉपुलर। तो इसमें क्या होता है कि एक कॉन्टेस्ट होते हैं, प्रतियोगिताएं जो है कंपनियां करवाती हैं, जिससे क्या होता है कि उसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाती हैं। और जैसे हमने भी डिस्कस किया कि जो लैक्मे कंपनी है, लैक्मे के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कंपनी के द्वारा, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो पॉपुलर होते हैं, लोगों के मन में, दिमाग में, जहन में उसका नाम जो है कंपनी का वो बैठ जाता है और उन्हें लगता है कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, फेमस हैं। तो ये भी एक तरीका होता है पॉपुलैरिटी बढ़ाने का अपने प्रोडक्ट्स की और सेल्स को इंक्रीज करने का। ओके, तो चौथा पी जो अब हमारा है मार्केटिंग इसका पब्लिसिटी प्रमोशन मिक्स का। 3 ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग। अब चौथा जो एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का वो है पब्लिसिटी या प्रचार, इसको हम कह सकते हैं। या तो इसके अंदर क्या होता है, पब्लिसिटी इज ए नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट ब्रिंग्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेंटली इन द लाइमलाइट। तो कई पब्लिसिटी होता है प्रचार जो एक नॉन पेड है, इसके लिए कंपनी ने कोई पैसे नहीं लिए, कोई जैसे हम विज्ञापन पैसे देकर के तैयार करवाते हैं, उसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, एकदम से जो है वो रैपिडली उस कंपनी के बारे में, उस बिजनेस के बारे में एक इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक अचानक से पहुंचती है, मास मीडिया के द्वारा मोस्टली, अगर हम कहें टीवी, रेडियो, अखबारों के माध्यम से पहुंचती है, और इट ब्रिंग्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइमलाइट। तो एकदम से प्रकाश में जो है, ये एकदम से लोगों के जहन में ये आ जाती है। हर जगह दिन रात हम इसी के बारे में सुन रहे होते हैं, टीवी पे, अखबारों में, चैनल्स पे, हर जगह उन्हीं की बातचीत हो रही होती है। तो एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, गुड और बैड, ब्रिंग्स द बिजनेस इन नोटिस ऑफ द पब्लिक। तो जो कोई भी अच्छा काम करती है कोई बिजनेस, या बुरा भी होता है, मान लीजिए उसमें कोई स्कैम पकड़ा जाता है, कुछ भी होता है, तो उसका एकदम से लोगों का जो नजर है उस पर जाती है, और सभी जगह, हर जगह उसी के बारे में चर्चा हो रही होती है। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रमोशन टेक्निक है पब्लिसिटी, क्योंकि ये जितनी स्पीड से फैलती है उतनी स्पीड से ये खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जो सब कुछ शांत हो जाता है, कोई इस चीज के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही होती है, लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। तो लेकिन जिस समय हम एकदम से चर्चा में आते हैं, कंपनी की बात हो रही होती है, तो उससे उसकी सेल्स पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी एक टेक्निक के रूप में कई बार कंपनियां जो है कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज या गतिविधियां करती रहती हैं जिससे कि वो सुर्खियों में बनी रहें, लोगों के जहन में बने रहें, और उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस या उनके विचार जो भी वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, लोग उनसे किसी ना किसी रूप में जुड़े रहें। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी सेल्स प्रमोशन की, जिनका असर सीधे सीधे कंपनी की सेल्स पर पड़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो अब हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस के बारे में। पब्लिक रिलेशन, इसको हिंदी में हम जनसंपर्क कहते हैं। तो ये पैसे तो इसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल पब्लिक रिलेशंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में इसके अलग से डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ऐसे ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि अब बिजनेसेस के समझ में आने लगा है कि सिर्फ हमें माल बनाकर बेचना ही सिर्फ काफी नहीं है, हमें लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे संबंध जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। तो पब्लिक रिलेशन इज ए डेलिब्रेट, प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। तो पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क क्या होता है, एक डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया जाने वाला, सोच समझकर, प्लान्ड यानी प्लानिंग के साथ किया जाने वाला, एंड सस्टेन्ड यानी कि जो एक बार संबंध बनते हैं उनको हमें बनाए रखना भी है, सस्टेन करने चाहिए वो। एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आपसी जो है आपसी समझ जो है, अच्छी संबंध जो है ये बनाने जरूरी हैं जनता और बिजनेस के बीच में। तो ये काम कौन करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशन मैनेजर हम कह सकते हैं, वो इसको देखता है। मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन इज एन ऑन गोइंग या कंटिन्यूअस एक्टिविटी दैट नीड्स स्पेशलाइजेशन। तो किस तरह से इसमें साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, किस तरह से हम अपने जो भी डिफरेंट हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे या हमारी सोसाइटी है, उसके साथ हम किस तरह से जुड़े हुए रह सकते हैं और लगातार हमारे संबंध उनके साथ अच्छे बने रह सकें, इस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, रिसर्चर्स होते हैं,
पब्लिक होती है, आम आसपास की जनता होती है, तो सभी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने। और सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, तो उनके साथ उनकी जरूरतों को पूरा करना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना पब्लिक रिलेशंस में आता है। देन वेरियस टूल्स आर यूज्ड लाइक न्यूज, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, पब्लिशिंग प्रिंट मटेरियल, ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, स्पीचेस, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। तो ये अलग अलग तरह की टूल्स का इस्तेमाल करके समाचारों में जैसे कि कुछ ना कुछ वो प्रकाशित करते रहना, उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, तरह तरह के जो इवेंट्स हैं जिससे कि हम लोगों के साथ एक अच्छे संबंध हमारे बने रहें, इस तरह से हम कुछ इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। साथ ही हम पब्लिश कर सकते हैं प्रिंट मटेरियल, उसमें हम अपने विचार रख सकते हैं या उसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी जो भी हमारी सोच है बिजनेस का, उसके बारे में हम बता सकते हैं। साथ ही सेमिनार्स या स्पीचेस जो हैं वहां पर उसमें भाग लेकर के हम अपने पत्रकारों को या लोगों को अवगत कराते हैं कि किस तरह से हम, क्या सोच है कंपनी की और वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। इसी तरह से पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज जो होती हैं, समाज सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं कई बार, जैसे कि पार्क्स को मेंटेन करना, स्कूल, अस्पताल, या इस तरह से जो भी चीजें हैं सामाजिक महत्व की, उनकी देखभाल करना या उनको बनाना, ये सब चीजें हम करके अच्छे संबंध या अपनी अच्छी इमेज जो है जनता के बीच में बना सकते हैं और बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज के टॉपिक्स, जिसमें हमने प्रमोशन मिक्स को डिस्कस किया और साथ ही हमने जो पिछले वीडियोस में भी है हमने मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया है, मार्केटिंग मिक्स के बारे में, उसके डिफरेंट पीस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो, आप उसको भी देखिए ताकि आपको पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिले मार्केटिंग के बारे में और एक कंटिन्यूटी आपकी जो है टॉपिक से रिलेटेड बनी रहे। तो यहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग टॉपिक है वो खत्म होता है और उसके बारे में जितना भी हम यथासंभव जो भी हमने हो सकता था वो हमने डिस्कशन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।